एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों को देखता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 5278 के अंतर्गत आता है, जो पार्ट 5 का पार्ट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन पार्ट होते हैं? पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फिफ्थ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के पहले मेंबर की, दैट इज प्रेसिडेंट, विच डिफाइंड इन आर्टिकल 52। जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। He acts as a symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. He is also known as de jure executive. That means a nominal executive authority. अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं जो आर्टिकल 58 में दी गई हैं। He is a citizen of India, completed the age of 35 years, qualified for election as a member of the Lok Sabha, not hold any office of profit under the union or state government or any local or other authority. Office of the president or vice president or the governor of a state or a minister for the union or any state will not be deemed to be holding office of profit. अब 50 proposals और 50 electors होने चाहिए for the nomination of president. सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का होता है? ₹15,000। दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन। अब हम समझते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, जो आर्टिकल 54 में डिफाइंड है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। नो नॉमिनेटेड मेंबर्स आर अलाउड टू वोट। मतलब कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अलाउड नहीं होता है वोट करने के लिए, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स अलाउड हैं। अब आर्टिकल 55 में ये डिफाइन है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, सीक्रेट बैलेट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए कैसे कैलकुलेट होती है, इसका फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय total number of elected members in the state legislative assembly multiply 1000. Okay, and value of vote of an MP कैसे calculate होता है? Total value of votes of all MLAs of all states divided by total number of elected members of parliament. So it's all about the election. अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के ओथ की, जो कि आर्टिकल 60 में डिफाइन है। प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं कि कार्यकाल को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। ही विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की पूरी तरह सुरक्षा और उसे बचा के रखेंगे। दैट मीन्स ही विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तीसरा, लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करेंगे। मतलब ही विल डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। अब प्रेसिडेंट की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब प्रेसिडेंट की कुछ कंडीशंस हैं आर्टिकल 59 में जो डिफाइन है। मतलब पहला है, प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ेगी बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रेसिडेंट। दूसरा, उन्हें राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए कोई रेंट नहीं देना पड़ता है। तीसरा, इमोलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की पूरी तरह हकदार होते हैं। चौथा, उनके कार्यकाल के दौरान वेतन या भत्ता, मतलब इमोलमेंट्स या अलाउंसेस, कम नहीं किए जा सकते हैं।
तो इट इज ऑल अबाउट द ओथ एंड कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के टर्म या टेन्योर की, जो कि आर्टिकल 56 में दिया गया है। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए कार्यकाल संभालते हैं। वो रिजाइन किसे करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को बाय राइटिंग। आर्टिकल 61 के तहत उन्हें इम्पीचमेंट के थ्रू ऑफिस से हटा दिया जा सकता है। जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा तब तक पुराने प्रेसिडेंट ही पद संभालेंगे। ठीक है। फिर अपने रेजिग्नेशन के बारे में उन्हें लोकसभा स्पीकर से कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ये था टर्म एंड टेन्योर के बारे में। अब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रेसिडेंट करता है तो उसे ऑफिस से हटा दिया जाएगा। और जो ये टर्म है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। जो इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएट होते हैं वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होते हैं, मतलब वेदर इज लोकसभा और राज्यसभा, दे बोथ कैन इनिशिएट, मतलब कोई एक हाउस इनिशिएट कर सकता है। अब फ्रेम जो चार्जेस होते हैं वो 1/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा साइन करते हैं। प्रेसिडेंट को 14 डेज की नोटिस दी जाती है। फिर अब आता है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होता है 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा से। फिर जो ये रेजोल्यूशन होता है वो राज्यसभा में जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, तब राज्यसभा को सब प्रूफ मिलते हैं। देन राज्यसभा सस्टेन एंड पासेस द रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। दिस इज ऑल अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की जो सीट है वो कैसे वेकेंट होती है बाय आर्टिकल 62। ये आर्टिकल 62 में दिया गया है। पहला है एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल खत्म होते हैं, या जब प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, या उन्हें इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है, या उनकी डेथ हो जाती है। और इलेक्शन शैल हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द वैकेंसी, मतलब इलेक्शन जो वो हैं 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाने चाहिए और वैकेंट फिल हो जाना चाहिए। ओके। अब प्रेसिडेंट का री इलेक्शन हो सकता है, जो आर्टिकल 57 में दिया गया है। तो हाँ, प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन। अब ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो 2 times इलेक्ट हुए? वो थे राजेंद्र प्रसाद, दैट ही ऑक्युपाइड ऑफिस फॉर 2 terms। दिस इज ऑल अबाउट वैकेंसी एंड री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स भी होती हैं, उसमें से पहली पावर है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट के एसेंशियल पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट कंडक्ट 3 सेशंस एवरी ईयर। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशन को बुलाते हैं और बंद करते हैं। प्रेसिडेंट खुद से कभी गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसा तब करते हैं जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करे या रूलिंग पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी खो चुकी है, तो वो प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी को मेजॉरिटी प्रूव करने को कहते हैं। और रूलिंग पार्टी फेल होती है इन प्रूविंग मेजॉरिटी, देन प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और री इलेक्शन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अब आता है प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन के बाद अपनी वेलकम स्पीच देते हैं और हर साल के जनरल इलेक्शन को एड्रेस करते हैं। आप जैसे कि जानते हैं लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं और राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं, जिनमें से लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड सीट्स हैं और 12 नॉमिनेटेड सीट्स राज्यसभा में हैं। और इन सीट्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के थ्रू फिल करते हैं। लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड सीट
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से फिल होती हैं और राज्यसभा की 12 सीट्स डिफरेंट फील्ड की रिप्रेजेंटेशन को राज्यसभा में दिखाने के लिए नॉमिनेट करते हैं। जैसे मैरी कॉम को फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द्वारा स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था और सुब्रमण्यम स्वामी को इकोनॉमिक कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। अब समझते हैं मनी बिल एंड स्टेट रेगुलेशन बिल, जो कि prior रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द पार्लियामेंट। मतलब आगे लेजिस्लेटिव पावर में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि कोई भी मनी बिल या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पास करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है। अब आता है इनके पास ऑर्डिनेंसेस लाने की भी पावर होती है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और उस टाइम इमरजेंसी में प्रेसिडेंट को कोई कानून लाना होता है तो वो अपनी इस पावर को यूज करके कानून बना सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी केवल 6 वीक्स तक की होती है सेशन आने के बाद से। अगर वो कानून पार्लियामेंट में रद्द हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो भी बिल पार्लियामेंट में पेश होते हैं वो कानून प्रेसिडेंट की परमिशन से बनता है। अब बात आती है कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आते हैं, फिर दो चीज हो सकती हैं। अगर प्रेसिडेंट को कानून सही लगता है देन ही गिव परमिशन फॉर इट, या प्रेसिडेंट को ये नहीं समझ आता कि वो बिल पार्लियामेंट भेज देते हैं। मतलब प्रेसिडेंट को अगर बिल समझ में नहीं आता है तो वो पार्लियामेंट भेज देते हैं और फिर बिल पार्लियामेंट में पास होकर आता है, चाहे वो प्रेसिडेंट की परमिशन माने या नहीं, तो इस बार प्रेसिडेंट को बिल पर साइन करना होता है। तो इट इज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की दूसरी पावर के बारे में, जो है एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के नॉमिनल हेड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी काम फॉर्मली उनके नाम पर किया जाता है। प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन होने के बाद प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। इनके अलावा प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी पूछ सकते हैं, वेदर इट इज रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आती है प्रेसिडेंट की थर्ड पावर, दैट इज जुडिशियल पावर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पर एडवाइस ले सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वो उस एडवाइस को माने, ये कंपलसरी नहीं है। प्रेसिडेंट किसी भी अपराधी से उसकी सजा को कम करवा सकते हैं या हटवा सकते हैं और सजा माफ करवा सकते हैं, यहां तक कि प्रेसिडेंट किसी भी डेथ सेंटेंस को माफ करवा सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट जुडिशियल पावर्स। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। प्रेसिडेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश करना होता है, पर वो हर साल प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर से पेश करवाते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट के पास कंटिजेंसी फंड होता है जिससे इमरजेंसी के वक्त यूज करते हैं। प्रेसिडेंट हर 5 इयर्स के बाद फाइनेंस कमीशन बनाते हैं
जो सरकार को सेंटर या स्टेट के बीच में रेवेन्यू डिवाइड करने और उनका परसेंटेज डिफाइन करने में मदद करती है। अब हम प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें है कि इंडिया अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट नेगोशिएट या साइन करता है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होता है, लेकिन इसका अप्रूवल पार्लियामेंट से मिलता है। दूसरा ये डिप्लोमेटिक पावर है प्रेसिडेंट की कि प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फोरम पर अपने डिप्लोमेट जैसे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर या कोई भी भेजकर रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की कुछ मिलिट्री पावर्स भी होती हैं। प्रेसिडेंट डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, पर परमिशन पार्लियामेंट से लेनी पड़ती है। अब प्रेसिडेंट की कुछ इमरजेंसी पावर्स हैं जो कि हैं 3 पार्ट में डिवाइडेड। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो लगती है वॉर या एग्रेशन के केस में या आर्म रेबेलियन के वक्त। दूसरी है प्रेसिडेंट रूल। इसमें स्टेट के गवर्नर को लगता है कि लेजिस्लेटिव मशीनरी फेल हो चुकी है या डिसॉल्व हो चुकी है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। थर्ड है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब इंडिया में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नुकसान होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तब लागू होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट पावर्स। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के वीटो पावर की। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अपना डिसीजन सुनाना या अगर कोई चीज चेंज कर रहे हैं। अगर कोई बिल पार्लियामेंट में जाता है और जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन या अप्रूवल नहीं करेंगे तब तक एक्ट नहीं बनेगा। अब वीटो पावर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड पॉकेट वीटो, थर्ड सस्पेंसिव वीटो। पहले के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें प्रेसिडेंट ने हां नहीं बोला और उसे अपने पास रख लिया तो वो एक्ट नहीं बन पाएगा। दूसरा है पॉकेट वीटो, मतलब प्रेसिडेंट ने इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये बिल पेंडिंग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया है, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पर कि वो बिल का क्या करेंगे। ठीक है। थर्ड है सस्पेंसिव वीटो। इसमें प्रेसिडेंट पार्लियामेंट पे दोबारा भेज देते हैं और कहते हैं इस पे चर्चा करो, और इसके बाद प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट फिर से वो बिल भेज देता है, तो अब प्रेसिडेंट के पास यस कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सो इन केस ऑफ मनी बिल president has to say yes or no, so he can't hold on, he can't send money bill for reconsideration। मतलब मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट को यस या नो कहना ही कहना होता है, वो होल्ड ऑन नहीं कर सकते हैं, मतलब पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, उनको रिकंसिडरेशन के लिए अलाउड नहीं होता है, मतलब वो पार्लियामेंट पे चर्चा के लिए दोबारा नहीं भेज सकते हैं, उनको तुरंत के तुरंत यस या नो कहना ही पड़ेगा मनी बिल के रिगार्डिंग। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर होती हैं। जैसे पहली पावर है पार्डन, जिसका मतलब है फ्री फ्रॉम क्राइम, कोई धारा नहीं लगेगी। दूसरा है कॉम्यूटेशन, which is change in nature, means rigorous imprisonment can change to simple imprisonment। मतलब जो कठिन imprisonment है वो simple imprisonment में बदली जा सकती है इसमें। अब आता है remission, मतलब reducing the period of the sentence, मतलब जो imprisonment का टाइम पीरियड है वो कम किया जा सकता है। अब आता है respite, इसमें कुछ रिलीफ अवॉर्डेड किया जाता है कुछ स्पेशल केसेस में, लाइक
physical disability or pregnancy, etc. फिफ्थ इज रिप्राइव, इसमें स्टे फॉर टेम्पररी पीरियड, मतलब ये टेम्पररी पीरियड के लिए रहता है. इट इनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट. सो इट इज ऑल अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. अब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के सेकेंड पार्ट की, विच इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Prime Minister is the head of the government. Prime Minister is also known as de facto executive, which means the real executive authority. अब आता है आर्टिकल 74, जो कहता है there shall be a council of minister with the prime minister at the head of the eight and advise the president. मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं. और President shall in exercise of his functions act in accordance with the advice of Council of Ministers. President may require the Council of Ministers to reconsider such advice. President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. मतलब President जो act करते हैं on the advice of Council of Ministers के through. और advice tendered by ministers to the president shall not be inquired in any court. जो ministers advice देते हैं president को वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं हो सकती है. अब बात करते हैं आर्टिकल 75 की, जो ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. मतलब जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. The total number of ministers, including the prime minister, in the council of ministers shall not exceed 15% of total number of members of the house of the people. जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, वो एक्सीड ना करे 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल. The minister shall hold office during the pleasure of president. Council of minister जो office hold करते हैं वो president of के वक्त तक करते हैं. President can remove the minister on the advice of prime minister. President remove कर सकते हैं council of ministers को on the advice of prime minister. The council of ministers are collectively responsible to the house of people. All ministers are responsible to the house of people for their acts. Any minister not abiding the cabinet's decision should resign. The president administers the oath of office of secrecy of prime minister as per the schedule. Any minister who is not a member in either of House of Parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister. A person who is not a member of either House of Parliament can be appointed as a Prime Minister for 6 months. Within this period of 6 months, the Prime Minister must become a member of either House of Parliament. The salary and allowances of minister is specified in the second schedule. अब बात करते हैं आर्टिकल 77 की, दैट इज कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट आर ऑथेंटिकेटेड. Validity of any such orders or instruments cannot be challenged. The President shall make rules for the more convenient transactions for the business of Government of India, for allocating some ministers of said business. अब duties of Prime Minister define है आर्टिकल 78 में, जो ये कहती हैं Prime Minister has to communicate to President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union.
मतलब प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करना चाहिए रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, एंड all decisions of council of minister relating to the proposals of legislation. फिर आता है upon president's call prime minister has to finish or furnish the information relating to the administration of affairs of the union, the information relating to the proposals of legislation. President can require a minister to submit his decision on any matter which has not yet been considered by council. मतलब प्रेसिडेंट मिनिस्टर से किसी भी मैटर पे डिसीजन मांग सकते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के थर्ड पार्ट की, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विच इज आर्टिकल 76. अटॉर्नी जनरल ऑफ का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन अपॉइंट करता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. क्वालिफिकेशन क्या है, अ पर्सन शुड हैव क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. मतलब ही शुड बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्वालिफिकेशन ये है. अब ड्यूटीज क्या होती है अटॉर्नी जनरल की, टू एड एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है लीगल मैटर्स में जो प्रेसिडेंट द्वारा असाइन की गई हैं, एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. एंड ऑडियंस इन कोर्ट है. In the performance of his duty, the Attorney General shall have right of audience in all courts in the territory of India. The Attorney General shall hold office during the pleasure of President. Attorney General जो office hold करता है वो pleasure of President पे करता है. Shall receive such remuneration as the President may determine. मतलब President define करता है Attorney General की salary. So it is all about Attorney General of India, and this lecture is all about the Union Executive. Hope you understand. Thank you.